नमस्ते। डिजिटल चैंपियंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी से ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। इंटरनेट पे ऐसे कई खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हम इंटरनेट पे सुरक्षित रहते हुए उसका लाभ उठा सकें। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए हम काफी कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय हमारे इरादे भले ही अच्छे क्यों ना हो, वहाँ ऐसे कई लोग हैं जो आपको आर्थिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ लोग सिर्फ एक दूसरे का भला ही चाहते हों। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपको इन खतरों से सुरक्षित रखेंगे। चलिए हम सबसे पहले हैकिंग और डेटा की चोरी के बारे में बात करते हैं। जब मैं चोरी जैसे शब्द का प्रयोग करता हूँ तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? क्या आप एक चोर के बारे में सोच रहे हैं जो रात को आपके घर में घुसकर आपका टीवी या फ्रिज चुरा रहा हो? ऑफलाइन जिंदगी में ऐसी घटना के बारे में सोचना काफी आसान है। अब आप इस चीज को इंटरनेट पे होने की कल्पना करें। सोचो, अगर कोई दूर बैठकर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कोई आपकी निजी या आर्थिक जानकारी, परिवार की तस्वीरें या वीडियोस का गलत इस्तेमाल करने लगे तो? ऐसे कई तरीके हैं जिससे लोग आपके अकाउंट्स या डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। हैकिंग एक ऐसी ऑनलाइन तकनीक है जिसमें लोगों को बिना पता चले उनकी निजी जानकारी की चोरी की जाती है। लोग आसानी से आपके लैपटॉप, ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। है ना ये खतरनाक? इसलिए हैकिंग से लड़ने का सबसे आसान तरीका है हैकिंग से बचना। हैकिंग से बचने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। हमेशा अपने फोन के ब्लूटूथ को बंद रखें जब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। कभी भी अनसिक्योर नेटवर्क और अनजान या असुरक्षित वाईफाई से अपने फोन को मत जोड़ें। भले ही हम सब मुफ्त का इंटरनेट क्यों ना चाहते हों, लेकिन हमें कभी भी अपनी निजी जानकारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पैम मैसेजेस और ईमेल्स को अनदेखा करें, भले ही वह कितने ही आकर्षक क्यों ना हो। स्पैम मैसेजेस अक्सर कुछ ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे। अगर सेंडर्स एड्रेस में कई संख्याएं हैं या आप उस डोमेन को नहीं पहचानते तो ये भी एक तरीका है जिससे स्पैम ईमेल्स की जांच की जा सकती है। डोमेन उसे कहते हैं जो @ के बाद आता है, जैसे @gmail.com, @hotmail.com, @hdfc.com कुछ डोमेन्स के उदाहरण हैं। स्पैम मेल्स या मैसेजेस में कई भाषा की गलतियां भी देखी जा सकती हैं। ऐसे ईमेल से हमेशा सावधान रहें और कभी भी ऐसे लिंक्स पे क्लिक ना करें। अगली चीज जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है वो है क्लिकबेट। मुझे विश्वास है कि आपने इंटरनेट पे ऐसे कई विज्ञापन देखे होंगे जो आपको गोवा की मुफ्त की छुट्टी सिर्फ 999 रुपए में दे रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस बारे में जरूर सूचित करना चाहूंगा कि ज्यादातर ऐसे विज्ञापन सही नहीं होते। यकीन मानो, आपको कोई भी 999 रुपए में गोवा नहीं ले जा रहा, चाहे वो डील आपको कितनी ही आकर्षक या किफायती क्यों ना लगे। वो बस यही चाहते हैं कि आप उनके लिंक को क्लिक करें और इसे ही क्लिकबेट कहते हैं। क्लिकबेट एक ऐसा विषय है जो खास तौर से लोगों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया जाता है। हम किसी भी तरह के विषय को क्लिकबेट कह सकते हैं। समाचार, ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक, इंटरव्यूज, वीडियोस, ये सब क्लिकबेट बनाए जा सकते हैं। ये क्लिकबेट्स आपको गलत वेबसाइट पर ले जाके आपकी निजी और व्यक्तिगत जानकारी को चुरा सकते हैं। यही नहीं, ये आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। ये लिंक्स आपको बिना बताए आपके फोन या कंप्यूटर पे वायरस जैसी हानिकारक चीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या लगता है इसे कैसे रोका जाए? मेरे दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ऐसे लिंक्स पर कभी भी क्लिक ना करें, भले ही वो कितने भी आकर्षक क्यों ना हो। हैकिंग और क्लिकबेट के बारे में जानने के बाद मैं आपको एक और जरूरी ऑनलाइन खतरे के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है। इसे फिशिंग कहा जाता है। नहीं, ये वो क्रिया नहीं है जहां आप समुद्र में जाके मछली पकड़ते हैं। चलिए फिशिंग को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जिस तरह असल में मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह असल जिंदगी में कुछ शातिर लोग साधारण लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। हो सकता है कि वो आपको ये संदेश भेजें कि आपने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है और उस धनराशि को हासिल करने के लिए आपको उन्हें अपनी आर्थिक जानकारी देनी होगी। अब ये आप जानते हैं कि आपने तो कभी किसी लॉटरी में भाग नहीं लिया। दूसरी तरफ आप ये भी सोचते हैं कि आप कितने किस्मत वाले हैं कि आपने इतनी बड़ी लॉटरी जीती। लेकिन मेरे दोस्त, जरा एक पल के लिए ठहर जाइए। ये सिर्फ आपसे आपकी निजी और व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की एक तरकीब है।
और इसी को फिशिंग कहा जाता है। कभी कभी फिशिंग करने वाले लोग बैंक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करते हैं और आपसे आपकी अकाउंट की सुरक्षा का बहाना कर आपसे एक OTP मांगते हैं। देखा जाए तो इन तरकीबों का पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने ईमेल के स्पैम फोल्डर्स में जाकर या फिर अपने फोन के मैसेज ऐप में देखेंगे, आपको ऐसे कई ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस नजर आएंगे। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अब ऐसे ईमेल्स की जांच खुद ही हो जाती है और वो आपको आपके इनबॉक्स में भी नजर नहीं आते। इसलिए जब भी आपको कोई ईमेल, टेक्स्ट या कॉल आए तो आप अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर पूछिए। क्या आप इस ईमेल भेजने वाले को जानते हैं? अगर जानते भी हैं तो भी इस लिंक को क्लिक करने से पहले सावधानी बरतिए, और अगर नहीं जानते तो फिर किसी भी तरीके के लिंक पर क्लिक ना करें। क्या प्रेषक यानी सेंडर की जांच की गई है? उदाहरण के लिए अगर ईमेल HDFC बैंक से है तो उसके ईमेल का डोमेन @ के बाद hdfc.com या hdfc.net होना चाहिए। नकली ईमेल को पहचानना काफी आसान काम है। आप उसकी भाषा या डोमेन नेम की गलतियों को देखकर भी समझ सकते हैं। क्या इस ईमेल के साथ कोई अनजान फाइल जुड़ी है? क्या उन फाइल्स का एक्सटेंशन कुछ ऐसा दिखता है और क्या उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो भूल के भी उस फाइल पे क्लिक मत करना। भले ही फाइल की एक्सटेंशन कुछ भी हो, उसे खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। उस ईमेल या फाइल की जांच करने के लिए आप उस ईमेल के सेंडर से भी उन फाइल्स के बारे में पूछ सकते हैं। क्या वो ईमेल, मैसेज या कॉल के द्वारा आपकी निजी जानकारी मांग रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो किसी भी तरह का जवाब ना दें। कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी के साथ मत बांटिए। और तो और आपका बैंक आपसे कभी भी किसी तरह की निजी जानकारी नहीं मांगेगा। अगर आपका किसी कंपनी के साथ कोई संबंध है तो क्या वो आपको आपके नाम से संबोधित कर रहे हैं? इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपका बैंक आपका नाम या अकाउंट नंबर कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये जानकारी उसके पास पहले से है। क्या आपने लिंक की जांच करी? अपने कर्सर को लिंक पर लेकर जाएं और उसके URL की जांच करें। क्या ये लिंक आपको उचित लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये लिंक आपको किसी और वेबसाइट पर लेकर जाएगा? अगर आपको थोड़ी भी शंका है तो लिंक को ओपन ना करें। अगर आप उस लिंक को ओपन कर भी लेते हैं तो वेबसाइट की डोमेन और उसकी विश्वसनीयता पर ध्यान जरूर दें। ऐसे कुछ नियमों का पालन करके आप फिशिंग के हमलों से सुरक्षित रह सकते हैं। आखिर में मैं जिस तीसरी चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है आपके पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या आपने पहले इसके बारे में कभी सुना है? आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब कोई इंटरनेट पे आपकी नकली पहचान बनाता है और आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग गैर कानूनी चीजों के लिए करता है। सोचिए, अगर कोई आतंकवादी आपकी नकली पहचान बना के आतंकी हमले की योजना करे तो ये तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने आप को आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार होने से बचा सकते हैं। अपने पासवर्ड्स को अक्सर बदला करिए, और अगर आपके साथ कभी आइडेंटिटी थेफ्ट हो तो अपने पासवर्ड्स को तुरंत बदलिए। अपनी निर्धारित संस्थाओं से बात करें। अगर किसी ने असल जिंदगी में आपका फोन चुराया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस को संपर्क करेंगे, है ना? उसी तरह अगर कोई आपकी बैंक की जानकारी चुरा ले तो आप बैंक को फोन करके अपना खाता बंद करवा सकते हैं। अगर आपके फोन का सिम चोरी हो जाए तो आप टेलीफोन कंपनी को कॉल करके अपना सिम बंद करवा सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी निजी जानकारी को चुराया गया है तो अपने लोकल अथॉरिटीज को जरूर संपर्क करें। वायरस से बच के रहिए। कभी कभार वायरस के द्वारा भी आपकी जानकारी चुराई जा सकती है। यदि आपके डिवाइस में एंटीवायरस नहीं है तो फौरन उसे इंस्टॉल करें। इस वीडियो में भले ही काफी जानकारी क्यों ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और ऑनलाइन सुरक्षित रहें।